हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। सी टेट और यूपी टेट की जो प्रैक्टिस सेट था आपका 10 बजे हम आ चुके हैं और यहाँ पर आज हम ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीईटी की, दोनों के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल होगा ये पूरा वीडियो। लास्ट तक बने रहिएगा आप। 61 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जिन आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं। आगे ये कहते हैं कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वह बच्चे देते हैं, या फिर जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह अंडे देते हैं। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जो 61 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने आपसे पूछा है, और ऑप्शंस आपको यहाँ पर इस तरीके से दिया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए जब आप बात करते हो स्तनधारी को लेकर के, या फिर जब आप बात करो ऐसे में जो मैमल्स होते हैं। जब आप मानवों की बात करते हो या ऐसे जानवरों की जिनके शरीर पर बाल आपको देखने को मिले, जो स्तन को धारण किए हों, वो स्तनधारी होते हैं, तो वही बच्चे पैदा करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो इन्होंने लिखी है कि बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं बच्चे देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत कोई संशय नहीं है। उसके बाद जिन जानवरों के ये अंडे देते हैं ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर कान व शरीर पर बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं, यह भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ऊपर था कि बाल होते हैं तो बच्चे देते हैं, नीचे बाल नहीं होते तो अंडे देते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट्स एकदम से करेक्ट हैं। नीचे जो तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट लिखा है वो पहले और दूसरे का अपोजिट स्टेटमेंट ही है, इसीलिए दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, और ऐसे में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो 61 का फोर्थ आएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे सवाल इन्होंने बोला है, ये कहते हैं यहाँ पे कि मृत सागर क्या है। जब आप डेड सी की बात करते हो, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो कभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है सभी महासागरों से, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा बहुत ही तीव्र गति से आते हैं, या फिर ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो मृत सागर की आप जब बात करोगे 62 में, इनका जो पानी होता है, मतलब सैलिनिटी, यानी जब आप सांद्रता की बात करते हो, ऐसे में सैलिनिटी, लवणता, माफ़ी चाहेंगे, जब आप लवणता कह देते हो इसे, सांद्रता तो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा, तो इसकी जो लवणीय प्रकृति होती है डेड सी की वो बहुत होती है। अन्य सागरों या जितने भी महासागर या सागर ओशियंस वगैरह की बात करते हो उनसे ज़्यादा होती है। तो इनकी लवणता यानी कि सैलिनिटी ज़्यादा होने के कारण हमारा ऑप्शन जो है वो बी होगा कि जो मृत सागर है वो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। एक और सवाल पर चलते हैं। 63 में आपसे पूछा है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वह किस प्रकार के रंग होते हैं। मतलब रात में जागने वाले जानवर कौन कौन से रंगों को देख पाते हैं। तो 63 का सीधा सीधा आपका आंसर है जो ब्लैक एंड वाइट कलर होता है, ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद, उसी को ये देख पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हर बार आप आए दिन हर एक उसमें प्रैक्टिस में देखोगे, जब आप प्रैक्टिस को करते हो, किसी भी आप सेट को लगाते हो, तो ये चीज़ आपको ऐसे में देखने को मिलती है, या ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है। मतलब अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट की बात करते हो तो प्रोटीन युक्त, मतलब उसमें प्रोटीन होना ज़रूरी है। रीज़न क्या है उसके पीछे 64। तो ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है। ऊर्जा की उत्पत्ति, प्रोटीन कभी भी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आपका ये प्रोटीन जो है ये ऊर्जा की उत्पत्ति वाले में गड़बड़ हो जाएगा। शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, आँखों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। अगर यहाँ पर विटामिन्स को आपको ध्यान में रखना है, विटामिन्स जो है वो ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं करते हैं, प्रोटीन करेंगे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एक ऑप्शन ये ले लूँ कि अगर वो शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं सभी तरीके से, आप समझ रहे हैं, तो शारीरिक अवयव में ईच एंड एवरीथिंग आपका सब कुछ आ जाएगा। तो प्रोटीन में जो है, या 64 में जब हम बात करेंगे तो हम पहले वाले को यहाँ से टिक कर देंगे और आगे चलेंगे। फिर यहाँ पर है आपका एक और सवाल कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, मतलब सही नहीं है। कौन सा एक जनरल नॉर्मल इंस्ट्रक्शन इस टूर के लिए सही नहीं है।
तो 65 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर यह है कि प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का बस्ता पूरा बस्ता लेकर के आना। एक चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बच्चों को आप टूर पर लेकर के जा रहे हो, जब वो स्कूल आते हैं तब उनके बैग की ज़रूरत होती है, बस्ते की ज़रूरत होती है। टूर पर दिन भर पूरा बस्ता लेकर के आना, ये चीज़ अप्रासंगिक है, ये चीज़ सही नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो दूसरा आएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जी हाँ, सही पढ़ा आपने, मतलब मैंने सही पढ़ा। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाके लिंगहू फेन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है? मतलब जो सांप खाने की चीज़ें हैं वहाँ पर लिंगहू फेन कहते हैं। ये छात्र है कहाँ का? 66 नंबर जब आप क्वेश्चन की बात करोगे, यहाँ पर ये जो बात की जा रही है वो हांगकांग की बात की जा रही है। तो जो सांप खाते हैं होटल में जाकर के लिंगहू फेन बोलोगे तो वहाँ पर सांप जो है वो आपको मिलेगा खाने को, या उसकी जो भी चीज़ें भाई, जो भी टेस्ट रहता हो या जो भी उसमें आपका जो भी रहता हो। फिलहाल के लिए योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लिखा है पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। मतलब उस कपड़े को भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? पोचमपल्ली की जब आप बात करोगे 67 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान रहे 67 में आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से सी आएगा। तो जो पोचमपल्ली की जब आप बात करते हो, ये आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा। इसके जो कपड़े होते हैं वो भी आपके यही कहलाते हैं, मतलब पोचमपल्ली ही। यहाँ की जो पोचमपल्ली साड़ी है वो विश्व प्रसिद्ध है। यह साड़ी अपनी रंगाई की इकत शैली और ज्यामितीय प्रारूप के लिए, प्रतिरूप के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा किसके किसके लिए है, मैं लिख दे रहा हूँ। एक तो ज्यामितीय प्रतिरूप की बात हो गई, इसके लिए फेमस है, ये आपको ध्यान में रखना है, ज्यामितीय प्रतिरूप। और जो दूसरी बात है वो कौन सी बात है? वो है आपकी इकत शैली। कौन सी है? इकत शैली के लिए ये वर्ल्ड फेमस है आपकी। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ लेकर के। लिखा है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी कौन सा हो सकता है? शकरखोरा, कलचड़ी है, कौवा है या फाख्ता है? 68 की जब आप आंसर की बात करते हो, एक एक चीज़ें मैं आपको बताता चलता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो 68 का आपका आंसर आएगा वो है कौवा। ठीक है, अब यहाँ पर जो अन्य आपके पक्षी लिखे हैं वो अपना घोंसला कहाँ कहाँ बनाते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पतली शाखाओं से निलंबित, मतलब लटकती हुई, आप देखोगे लटकती हुई जो घोंसले होते हैं लटकते हुए, वो शकरखोरा बनाता है पेड़ की पतली शाखाओं से। ठीक है, ये बात हो गई इनकी। नेक्स्ट है आपका कलचड़ी दीवारों के छेद में या पेड़ के खोल में। जो पेड़ का जो एक खोल होता है जहाँ पर जगह दिखे आपको, तो कलचड़ी वहाँ पर बनाती है। जो फाख्ता है वो निम्न ऊंचाई वाले पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। ठीक है, और बाकी जो कौवा है वो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी, इनमें से कौन घोंसला कहाँ बनाता है। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है इसमें कि जल निकायों का जो सीवेज है गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उच्च बीओडी। बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। क्या है यहाँ पर? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो उच्च बीओडी दर्शाएगा। निम्न बीओडी होगा, यहाँ पर उच्च डीओ करके लिखा हुआ है, या प्रभावहीन बीओडी और डीओ। 69 नंबर क्वेश्चन की जब आप बात करोगे तो यहाँ पर जल निकायों का सीवेज या गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना, बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जब आप बात करोगे तो ये वाटर बॉडीज़ की बात की गई है, और उसमें गंदे नाले से अधिक मात्रा में अगर पानी ग्रहण किया जा रहा है तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड होगी वह भी हाई ही होगी। ठीक है, आप ये इसको थ्योरी में जब आप बात करते हो तो होता यही है कि गंदे जो आपके नाले से पानी खेत में जा रहा होता है, या खेत से जो उस नाले में जमा हो रहा होता है, या किसी तालाब में जमा हो रहा होता है, तो वहाँ के जो आपके पेड़ पौधे हैं वो मृत हो जाते हैं। ऊपर से पूरी तरीके से जो तालाब है वो ढक जाता है, नीचे उनके सड़ने के लिए
जो पेड़ पौधे मृत हुए हैं उनके सड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और प्रकाश सोलर लाइट की ज़रूरत होती है, वह उन्हें मिल नहीं पाती। और इसी चीज़ को जो है, इसी चीज़ की फुलफिलमेंट के लिए बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड होती है कि उन्हें डिकम्पोज किया जा सके, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सके जो मृत हो गए हैं। ठीक है, ये बीओडी का कॉन्सेप्ट भी था जो मैंने अभी आपको बताया है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। 70 में हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी जो है वो दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं या सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो जब आप 70 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे तो पहली चीज़ एकदम से सही है कि ये गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि वो 10 घंटे आराम करते हैं या सोते हैं, ये जो है कहना गलत होगा। वो केवल 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। कितना होगा? 3 से 4। तो ये चीज़ आपकी गलत हो गई। ओके, नेक्स्ट है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 150 से 200 किलोग्राम जो वजन है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ये एक और स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है 70 में, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ती झाड़ियाँ खा लेते हैं, तो ये भी सही है। मतलब पहला, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला, तीसरा और चौथा ये एकदम से करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ब्रेल लिपि को लेकर के सवाल दिया हुआ है कि ब्रेल लिपि के बारे में निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे बिंदु को बनाकर लिखा जाता है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है 71 की जब आप बात करोगे। ओके, 5 बिंदुओं पर आधारित है। नहीं दोस्तों, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, 5 पर नहीं होता है। फिर इन्होंने कहा है कि यह लिपि 5 बिंदुओं पर, फिर कहा बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, यह भी एकदम सही है। ये गलत है, ये सही है। और इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर करके पढ़ा जाता है, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जब आप 71 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बार आप सवाल पूरा देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका पहला देखने को मिलेगा। पहले में क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड वाला 5 बिंदुओं के बजाय 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ये याद रखिएगा। विश्व ब्रेल दिवस जो है वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि विश्व ब्रेल दिवस आपका कब मनाया जाता है। ज़रूर बताइए, इंटरनेट से देखिए, कहीं से भी देखिए, बट आंसर आप ज़रूर करें। आगे है यहाँ पे लिखा है अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी जो है वो पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। या अबू धाबी की जो मुद्रा है उसे हम दिनार कहते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपको इन्होंने दिया है। 72 की अगर मैं बात करूँ, रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे है अबू धाबी में जो पानी है वो पेट्रोल से महंगा है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है जी, आगे कहते हैं ये यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस यहाँ की जो मुद्रा है वो दिनार ना होकर के दिरहम है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से पहला देखने को मिलेगा। आशा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं। यहाँ पे एक और सवाल पर चलते हैं। अब से इन्होंने कहा कि जो मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करिए। 73। तो यहाँ पर इन्होंने आपसे ये कहा कि इन चित्रों को बनाने में नील है, हल्दी है, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। चित्रों में इंसान है, जानवर, फूल हैं, पेड़ है, पक्षी, मछली आदि दिखाए जाते हैं। एकदम से करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा, यह भी एकदम करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। और मधुबनी इन्होंने बोला कि राजस्थान में है, यह कहना गलत होगा क्योंकि मधुबनी जो है वो कहाँ पे है? बिहार में है। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में। जब आप बात करते हो क्वेश्चन नंबर 73 की, तो हमारा आंसर आएगा 4th। ठीक है जी, चलिए ये सवाल भी आपका यहाँ से बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। एक सवाल पर और चलते हैं। यहाँ पर अभी 74 को अभी मैंने होल्ड पर रखा है, उसमें गलत चीज़ें दी हुई हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट में लिखा है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है 75 में। तो
अच्छा जी, यह एक विशेष प्रकार की का पेड़ है जिसकी जड़ें जो है वो टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक की ना पहुंच हो जाए, या इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन और आपके ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे तरीके से विजिबल होंगे 75 की जब हम बात करेंगे। यहाँ से ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट आपका एकदम से करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है जी। दूसरा क्या बोला इन्होंने 75 में कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें जो है वो टहनियों से लटकती हैं। देखिए यहाँ पर 75 नंबर जब आप क्वेश्चन की बात करोगे तो ये जड़ें टहनियों से लटकना ये बरगद वगैरह के में आपको देखने को मिलते हैं, रेगिस्तानी ओक के बारे में बोला है। ये करेक्ट होगा और ये करेक्ट होगा इसमें। ठीक है जी, जब तक पानी की पहुंच ना हो जाए और पतले पाइप लगा करके पीना। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से दूसरा आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही हम एक और क्लास में आपसे मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को बाकियों के साथ में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।